हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। एंड आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस। सो देखो, पिछले 3 दिनों से जो है हम ये एनसीईआरटी लाइन सीरीज जो है वो कर रहे हैं एंड होप तुमको जो है वो बहुत इसका जो है वो फ़ायदा हो रहा होगा। एकदम क्विक रिवीजन जो है वो चैप्टर की हो रही होगी एंड मार्क माय वर्ड, इसके बाहर एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फॉर द क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम द क्वालिटी एजुकेटर एंड फॉर द क्वालिटी ऑडियंस। एंड साथ ही में जो है वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है या कोई भी पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट होता है तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। एंड अगर आपकी कोई क्यूरीज हो जो आपको मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो है वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या आपको नोट्स चाहिए, डिजिटल नोट्स चाहिए, स्पेशल नोट चाहिए, तो आप जो है मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज़ अ बायोकट्टा ऐप। प्ले स्टोर पे जो है आपको जो है वो यहाँ पे जो है जाना है, बायोकट्टा ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है। इंस्टाग्राम जैसा फीचर है, क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हो, नोट शेयर कर सकते हो, कॉइन्स मिलेंगे वो रिडीम करके कोर्सेज भी बाय कर सकते हो, टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो एंड स्पेशल नोट्स भी बाय कर सकते हो। साथ में एनसीईआरटी डेटा, एनसीईआरटी हाईलाइट सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कर लेना आप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो भैया देखो, सबसे पहले ये क्या कहता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ द फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन को हम कहते हैं कि इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स, ठीक है, विद इन द सेल, जो क्या करता है वो एनर्जी रिलीज करने का जो है वो काम करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ये ध्यान में रखो, ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल्ड एज अ फूड। मतलब ये जो हमको एनर्जी मिलती है डे टू डे लाइफ में, ये हमको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? खाना कहते हैं भैया। एंड ओनली ग्रीन plants and the cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis। cyanobacteria and plants ही जो है वो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो हमने ऑलरेडी देखा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में, मोस्टली इन यूकैरियोट्स। वेयर एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू द एल्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, ओनली इन यूकैरियोट्स। ठीक है, देन ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज वी कॉल्ड इट एज अ रेस्पिरेशन। फूड में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक करके ठीक है, जो एनर्जी निकलती है वो हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, सो द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जिनको हम ऑक्सीडाइज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज किए जाते हैं टू रिलीज एनर्जी, बट इसी के साथ साथ प्रोटीन्स, फैट्स, इवन ऑर्गेनिक एसिड जो है हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह जो है वो यूज कर सकते हैं अंडर द सर्टन कंडीशंस। Then during the oxidation within the cell, all the energy contained in the respiratory substrate is not released फ्री इनटू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप। मतलब ये जो रिस्पिरेटरी प्रोसेस है ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप है, क्योंकि एक ही स्टेप में सारी एनर्जी रिलीज नहीं की जाती। उसको जो है वो बार बार तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे हिस्सों में। तो जो वो छोटी छोटी एनर्जी निकलती है उससे जो है वो हम एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो ये स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन है, कंट्रोल बाय द एंजाइम्स एंड इट इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। करेंसी ऑफ द सेल है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। ठीक है, देन एनर्जी रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन इज नॉट, ठीक है, और रादर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बट यूज टू सिंथेसाइज एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होती है हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते वर्क डन करने के लिए, हमको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करना पड़ता है और फिर एटीपी को ब्रेक करके हम जो है एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एंड वेरियस प्रोसेस जो लगते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि कार्बन स्केलेटन फॉर्म करना, ठीक है, जैसे कि जो है वो बायोसिंथेसिस करना अदर मॉलिक्यूल्स का, ट्रांसपोर्टेशन करना सब्सटेंसेस का, बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको एनर्जी लगेगी। ठीक है, देन प्लांट्स रिक्वायर O2 फॉर द रेस्पिरेशन टू ऑकर एंड दे गिव आउट द CO2। हेंस प्लांट सिस्टम्स इन दैट प्लेस इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। सिंपल सी चीज़ है, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है CO2 और उसी फोटोसिंथेसिस का जो सबस्ट्रेट है वहाँ पे CO2 यूटिलाइज करते हैं हम, और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है O2 और उसी O2 को यूटिलाइज करके प्लांट क्या करते हैं? रिस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो, प्लांट CO2 भी रिलीज कर रहे हैं एंड O2 भी कंज्यूम कर रहे हैं और O2 कंज्यूम करके CO2 फिर से रिलीज कर रहे हैं। मतलब वो दे आर सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है सस्टेन करने के लिए हमारे जैसे।
देन प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज ऑर्गन्स फॉर द गैसियस एक्सचेंज, प्लांट्स में कोई भी स्पेशलाइज ऑर्गन्स नहीं होता गैसियस एक्सचेंज के लिए, बट उनमें क्या होते हैं स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, जो गैसियस एक्सचेंज में उसको हेल्प करते हैं। हर एक पार्ट का जो हर एक पार्ट होता है प्लांट का वो अपने अपने गैसियस एक्सचेंज का जो है वो ख्याल रखता है, एंड देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, ठीक है, ज़्यादा डिमांड नहीं होती प्लांट्स की गैसियस एक्सचेंज के लिए, रूट स्टेम्स एंड लीव्स जो है वो हायर रेट्स पे रिस्पायर करते हैं कंपेयर टू द अदर, ठीक है, एंड रेट जो है वो एनिमल्स के कंपेरेटिवली काफी स्लो होता है, सो रूट स्टेम्स एंड लीव्स ओनली रिस्पायर, देन ओनली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस आर एक्सचेंज, ठीक है, एंड लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग द दिस पीरियड्स, लीफ जो है खुद की केयर खुद कर सकता है, जो उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वो खुद जो है रिलीज और जो है इनहेल और एक्सेल कर सकता है, ठीक है, इनहेल और एक्सेल मतलब आउटवर्ड सेंड कर सकता है और इनवर्ड ले सकता है थ्रू द स्टोमेटा। When the cells photosynthesize, availability of the O2 is not a problem in these cells, hence O2 is released within the cells, ठीक है, सो ऑलरेडी मैंने ये तुमको समझा दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट अ ग्रेट, ठीक है, ज़्यादा दूर तक गैसेस जो है प्लांट्स के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है, सो दैट्स वाई हर एक लिविंग सेल जो होती है दे आर वेरी क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट, मतलब लिविंग सेल जिसको गैसेस सेक्शन चाहिए होता है वो सरफेस के ऊपर सरफेस जो होता है प्लांट का उसके काफ़ी नज़दीक होती है ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके जल्द से जल्द। The living cells are organized in a thin layers inside and beneath the bark, and they are also opening called as lenticles, मतलब जो बार्क के नीचे रहती है एकदम हार्ड कवरिंग के नीचे रहती है उसमें भी पोर्स होते हैं जिसको हम लेंटिकल्स कहते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में काम आता है, ठीक है। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड दे प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, वहाँ पे बार्क में सेल की बात हो रही है, एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द प्लांट हैव एटलीस्ट पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन देयर कॉन्टैक्ट, ठीक है, विद द एयर, कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो एयर के साथ कांटेक्ट होता है डायरेक्टली हर एक पार्ट का प्लांट का, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पैरेंकाइमा सेल्स, लीव्स एंड रूट्स। पैरेंकाइमा सेल्स क्या करती है, एयर स्पेसेस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू एयर जो है वो ट्रैवल कर सकती है, जो पार्ट्स और जो लिविंग सेल इनसाइड है पैरेंकाइमा सेल्स के, ठीक है, लेयर उसका इनसाइड है तो उसको ये प्रोवाइड करने का काम करती है। देन कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, अगर हम ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन करते हैं सो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है CO2 H2O एज ए एंड प्रोडक्ट, एंड इसमें जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में चली जाती है एंड बाकी जो बचती है हम ATP के फॉर्म में क्या करते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, सो यही जो है वो सेल के लिए रिक्वायर होती है एनर्जी एंड वो अलग अलग कामों के लिए यूटिलाइज की जाती है। द स्ट्रेटेजी दैट प्लांट सेल यूजेस टू कैटाबोलाइज ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच वे दैट नॉट ऑल लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज अ हीट, मतलब अगर एक ही शॉर्ट में अगर हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया तो सारी एनर्जी निकल जाएगी और हम किसी को पकड़ नहीं पाएंगे, मतलब ज़्यादा एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी एंड हम ज़्यादा एनर्जी ATP के फॉर्म में ट्रैप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कैसा होता है स्टेप वाइज प्रोसेस है, एकदम स्मॉल स्टेप में जो है इसका ब्रेक डाउन जो है वो होता है मोस्टली, तो ध्यान में रखो, ठीक है। देन द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन अ सिंगल स्टेप बट सेवरल स्टेप्स, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ठीक है, एंड उसको ATP फॉर्म में स्टोर करना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज, एंड कंबशन के लिए ऑक्सीजन लगता है, ठीक है, आग नहीं लगती कंबशन के बिना, तो दैट इज वी नो दैट, ठीक है, सो कंबशन अगर फूड का भी करना है तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन लगेगा, उसके बिना वो ब्रेक डाउन नहीं होगा CO2 एंड H2O में। There is sufficient reasons to believe that the first cells on the planet lived in the atmosphere that lacked oxygen, मतलब फर्स्ट सेल जो थी वो कैसी थी, एनएरोबिक थी, सिंपल चीज़ है क्योंकि वो एनएरोबिक थी इसलिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ और फिर बाकी की सेल जो है वो स्टार्ट कर दिया उसने जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करना। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर फैकल्टेटिव अनएरोब्स वाइल इन अदर रिक्वायरमेंट फॉर द एनएरोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट, मतलब कुछ जो होता है उनको कंपल्सरीली ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे कि हम कुछ जो होते हैं वो एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं और कुछ अनएरोबिक में भी कर लेते हैं, दैट इज द फैकल्टेटिव। All living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose with the help of oxygen, and the breakdown of glucose to pyruvic acid is known as glycolysis। तो अभी ये स्टेप यहाँ पे जो है वो चालू हो गया रिस्पायरेशन का। सबसे पहला क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं इनटू द पायरुविक एसिड, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अगर बात कर ले तो किसने दिया था, गुस्टेव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे फर्नाज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस को हम कहते हैं EMP पाथवे। ग्लाइकोलिसिस को हम क्या कहते हैं, EMP पाथवे कहते हैं। इन एन अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स इट इज द ओनली प्रोसेस इन द रिस्पायरेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ द रिस्पायरेशन, एंड कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस सारे सेल के कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है, ध्यान में रखो। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज द पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है,
एंड प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से आता है, सुक्रोज से आता है, एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्टार्च के फॉर्म में से जो है वो सुक्रोज के फॉर्म में आ जाएगा। सुक्रोज देन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम इनवर्टेज। सुक्रोज का ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम इनवर्टेज, ठीक है। एंड ये दोनों मोनोसेकेराइड जो है वो एंटर करते हैं इनटू द इनटू द ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल बोल रहा हूँ, क्रेब साइकिल आने वाला है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू द, फिर वहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को फॉस्फोराइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ काइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, एंड ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के यहाँ पे क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है, वो कन्वर्ट होता है इनटू द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड वहाँ पे जो है वो ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे फिर से एक बार फॉस्फोराइलेशन होता है, तो दैट इज गिव्स फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। सो अ ग्लाइकोलिसिस इज अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंड टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट टू ग्लूकोज, ठीक है। फिर बाद में जो है वो वहाँ पे सिंपल चीज़ें मैंने बोला आपको कि यहाँ पे क्या होता है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तैयार होता है, फिर से एक बार काइनेज के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होता है फ्रुक्टोज का, ठीक है। एंड फिर ये फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस इनटू द डायहाइड्रोक्सीएसिटोन दैट इज अ डैप एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड दैट इज पागल, ठीक है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डैप में इसका जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स। Then there is a one step where NADH2 is formed from the NAD plus, and this is where the T phosphoglyceride is converted into 1,3 bis phosphoglyceride, मतलब डैप जो है वो पहले 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एंड फिर वो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो 1,3 bis phosphoglyceraldehyde में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे NADH2 बनता है वहाँ पे। 2 redox reactions are removed in the form of 2 hydrogen atoms from the पागल, and पागल मतलब पागल बोलते हो उसको, PGL बोल सकते हो तुम, एंड ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD+, सिंपल सी चीज़ है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकाला जाता है, ठीक है, PGL से, एंड वो किसको दिया जाता है, NAD+ को दिया जाता है, और वो क्या फॉर्म करता है, NADH2 फॉर्म करता है, वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। PGL इज ऑक्सीडाइज विद द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गिव कन्वर्टेड इनटू BPGA, ठीक है, बिस फॉस्फो यहाँ पे जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो एंड देन BPGA का कन्वर्जन हो जाएगा इनटू द 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इट इज़ आल्सो द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस एंड दिस एनर्जी इज ट्रैप इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, हेक्सोकाइनेज में, एंड वहाँ पे जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जब फॉर्म हुआ तब हमने ATP यूटिलाइज किया, वहाँ पे ATP खर्च किया हमने, और यहाँ पे जो है फर्स्ट ATP आपको मिल रहा है 7 स्टेप में मोस्टली, एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है यहाँ पे बन रहा है। अनदर ATP जो है सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पेप टू द पायरुविक एसिड, मतलब लास्ट स्टेप में, द 10th स्टेप में, ठीक है। पेप टू पायरुविक एसिड जब कन्वर्जन होता है तब यहाँ पे लास्ट ATP फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो पायरुविक एसिड इज अ की प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस एंड देयर आर नो मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स कैन हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। देन देयर इज अ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। अब इनके बारे में जानते हैं। फर्मेंटेशन मतलब क्या, जो अनएरोबिक कंडीशंस के अंडर होता है इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फर्मेंटेशन अनएरोबिक कंडीशन में रिस्पायरेशन होता है इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू द CO2 एंड H2O, हाउएवर द ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, क्रेब साइकिल के अंडर जाते हैं, दैट इज एरोबिक रिस्पिरेशन, एंड उसको जो है वो O2 का सप्लाई लगता है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करना है हमको थ्रू द क्रेब साइकिल एंड, ठीक है, थ्रू द एरोबिक रिस्पिरेशन। The incomplete oxidation of glucose is achieved under the anaerobic conditions, ठीक है, anaerobic condition by the states of reaction where the pyruvic acid is converted into CO2 and ethanol, ठीक है। सबसे पहले CO2 और इथेनॉल में कन्वर्जन होता है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा आता है, ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा MCQs पूछे गए हैं, ठीक है, कौन सा एंजाइम आता है। सो दैट इज पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालेज, ठीक है। सो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे जो है वो प्रोड लगेंगे। अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है। देन इन एनिमल सेल्स like muscles during the exercise, when oxygen is inadequate for the cellular respiration, pyruvic acid is also reduced to the lactic acid by the lactate dehydrogenase. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजन एंजाइम काम करता है, और वहाँ पे जो है वो क्या होता है, जब यहाँ पे एक्सरसाइज हम करते हैं मसल में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन हमको अगर नहीं सप्लाई हो रहा है तो हमारे यहाँ पे हमारे बॉडी में एनएरोबिक कंडीशंस प्रिपेयर हो जाती है, और ड्यूरिंग दिस एनएरोबिक कंडीशंस वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण पेन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। सो पायरुविक एसिड जो है वहाँ पे रिड्यूस होता है इनटू द लैक्टिक एसिड। सो यहाँ पे NADH2 जो है विच इज ऑक्सीडाइज टू द NADPS इन बोथ द प्रोसेस। NADH2 फॉर्मेशन यहाँ पे दोनों प्रोसेस में होता है, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं होती, ठीक है, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी, ठीक है, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी जो है रिलीज होती है, एंड नॉट आउट सारी की सारी वो ट्रैप भी नहीं होती इन द फॉर्म ऑफ ATP।
दिस प्रोसेस ये काफ़ी हैज़ार्डस है, क्योंकि यहाँ पे जो इथेनॉल प्रोडक्शन या अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ईस्ट के थ्रू, तो ईस्ट क्या करती है, तो खुद को ही पॉइजन कर लेती है, खुद ही मर जाती है पॉइजन होके, जब अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन, ठीक है, या अबाउट 13% हो जाता है, रीचेस अबाउट 13%। तो ये ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईस्ट खुद को ही मार लेती है जब अल्कोहल का परसेंटेज कितना हो जाता है, 13% जो है वो हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ये प्रोसेस है दैट लीड टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज CO2, वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, यूकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इसके लिए भी O2 लगता है, ठीक है। तो ये अगर फॉर द एरोबिक रिस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज द पायरुविक एसिड, उसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर करना काफी जरूरी है। और ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू द स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिविंग द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 छोड़ता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जो है वो ATP मॉलिक्यूल्स खर्च हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना, नेट ATP गेन में ये काम आ जाएगा। सो द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप्स में क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एंड सेकंड फेज जो होती है वो कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन में ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहली मैट्रिक्स में, दूसरी इनर मेम्ब्रेन में होती है यहाँ पर रिएक्शन, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलाइट मैकेनिज्म कार्बोहाइड्रेट्स इन द साइटोसेल आफ्टर इंटर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाने के बाद ये क्या जाता है, इट अंडरगोज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, एंड दैट इज कैटलाइज्ड बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन के अंडर जाता है, एंड वहाँ पे रिएक्शन इंजाइम कौन सा होता है, दैट इज अ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। एंड इसके लिए जो है क्या लगता है, सेवरल कोएंजाइम्स लगते हैं, NADPS लगता है एंड कोएंजाइम A भी लगता है ये रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, फॉर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड, ठीक है। सो प्रोड्यूस फ्रॉम द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द ग्लूकोलिसिस, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 NADPH2 यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, फॉर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। देन एसिटिल, यहाँ और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम एंटर्स द साइक्लिक पाथवे, दैट इज अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, इसी को अपन क्रेब्स पाथवे बोलते हैं, डिपेंड अपॉन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इलुसिडेटेड इट। देन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, ये स्टार्ट्स विद द कंडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मतलब यहाँ पे OAA प्लस CO2 यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, सबसे पहला प्रोडक्ट, ठीक है। सबस्ट्रेट यहाँ पे दोनों मिक्स होते हैं, एंड लास्ट में ये क्या फॉर्म करते हैं, इट एल्ड्स, ठीक है, वाटर भी यहाँ पे यूटिलाइज होता है टू एल्ड सिट्रिक एसिड, यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे 3 COOH ग्रुप होते हैं, इसमें 3 COOH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सिट्रिक एसिड में, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। And the reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthesis and the molecule COOH is released and citrate is then isomerized to the isocitrate, ठीक है। citrate जो है isomerism फॉर्म करता है with the isocitrate, ध्यान में रखो। Followed by 2 consecutive steps of decarboxylation leading to the formation of alpha ketoglutarate acid and succinyl K, उसके बाद 5 कार्बन वाला अल्फा ketoglutarate बनता है, उसके बाद जो है वो 4 कार्बन वाला सक्सिनल कोएंजाइम बनता है, सक्सिनेट बनता है, फ्यूमारेट बनता है, और फ्यूमारेट से फिर से रीजनरेशन होकर क्या बनता है, ऑक्सैलोएसिटेट बनता है। तो ये ध्यान में रखो, ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है तुमको। एंड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम टू द सक्सिनिक एसिड, अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP जो है वो सिंथेसिस होता है, मतलब 2 SS के बीच में क्या होता है, यहाँ पे GTP प्रोड्यूस होता है, 2 SS के बीच में GTP, सक्सिनल कोएंजाइम है, सक्सिनेट के बीच में यहाँ पे क्या होता है, GTP प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको बाद में ATP के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे जो है वो बताया गया है। Also there is a 3 points in which cycle where NADPH is reduced to the NADPH2 and 1 point where FADH2 is reduced to the FADH2, कहाँ पे, फ्यूमारेट, ठीक है, फ्यूमारेट वहाँ पे फॉर्मेशन में, वहाँ पे जो है वो FAD reduce होता है into the FADH2, ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The continued oxidation of acetyl coenzyme via TCA cycle requires the continued replacement of the oxaloacetic acid, the first member of the cycle, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सैलोएसिटिक बार बार लगेगा, वाई, बिकॉज बार बार वहाँ पे CO2 आएगा, CO2 को बार बार फिक्स करना पड़ेगा, तो ऑक्सैलोएसिटिक मॉलिक्यूल जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ध्यान में रखो, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ NADP एंड FAD+ फ्रॉम द NADPH एंड FADH2 रिस्पेक्टिवली, अगर ये फॉर्म नहीं होंगे तो वहाँ पे वो फॉर्म नहीं होगा। ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, क्या क्या होता है ग्लूकोज में अभी देखो, ठीक है, CO2 को रिलीज कर देता है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 को रिलीज कर देता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 को यहाँ पे रिलीज कर देता है, तो यही यहाँ पे ध्यान में रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP भी यहाँ पे ये फॉर्मेशन कर लेता है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर MCQs आ सकते हैं।
देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सो हमको मालूम है यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में क्या बन रहा है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बन रहा है, NADPH2 बन रहा है। ठीक है, फिर वहाँ पे ATP बन रहा है, वहाँ पे FADH2 बन रहा है। तो ये NADPH2 FADH2 इनको जो है वो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, इनको जो है वो ATP के फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, इनको एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए इनको पास ऑन किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो NADH प्रोड्यूस होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड आर ऑक्सीडाइज बाय द NADH डिहाइड्रोजनेस। वहाँ पे जो है वो NADH डिहाइड्रोजनेस बन जाता है, सिंपल से। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्ट टू द यूबिक्यूनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर यूबिक्यूनोन नाम का साइटोक्रोम भी होता है, वहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसको भेजा जाता है, किसको, हमारे जो है वो प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है उसको यहाँ पे जो है भेजा जाता है। मतलब सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो भेजा जाता है कहाँ पे, यूबिक्यूटोन के पास जब न्यू मेम्ब्रेन बन रही होती है, यूबिक्यूनोन के पास जब न्यू मेम्ब्रेन बन रही होती है। यूबिक्यूनोन आल्सो रिसीव्स द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2। FADH2 से इसको इसके अंदर भी जो है वो रेसिड्यूज आ जाते हैं। ठीक है, एंड जो ऑक्सीडेशन के टाइम जो है सक्सिनेट एंड सिट्रिक एसिड ने क्या किए थे, जनरेट किए थे। ठीक है, देन रिड्यूस यूबिक्यूनोन इज ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द साइटोक्रोम C। ठीक है, तो यूबिक्यूनोन जो है फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, साइटोक्रोम C में जो है वो पास ऑन कर देता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड किसके थ्रू होता है ये, ठीक है, वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा है, NADH डिहाइड्रोजनेस 1 है, 2 FADH डिहाइड्रोजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिया है तुमको BC1 कॉम्प्लेक्स। तो ये ध्यान में रखो, 4 कौन सा है, 5th कौन सा है, 6th कौन सा है, ये इसके ऊपर भी मैच द पेयर वाले MCQ जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, सो साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 3 and 4। ठीक है, तो साइटोक्रोम C की 3 and 4 के बीच में प्रेजेंट है, 5th नंबर का। कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कंप्लीटिंग। यहाँ पे देखो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है कॉम्प्लेक्स 4 में, एंड यहाँ पे जो है वो इसको हम साइटोक्रोम A3 भी बोलते हैं या 2 कॉपर सेंटर बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है भैया, A3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू द अनदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो वो भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आते हैं अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स पोटेंशियल। एंड जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आता है तो दैट रिलीजेस एनर्जी, जो ATP के फॉर्म में क्या की जाती है, ट्रैप की जाती है। वही मैं बता रहा था। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, कि नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल का अगर हम NADH में करें तो वहाँ पे 3 ATP मिलेंगे, और FADH का करें तो हमको वहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। ऑल्दो द एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो है वो ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन बनता है, एंड उससे से मेटाबॉलिक वाटर भी बनता है बाद में, लेकिन यहाँ पे जो है नेचुरल ऑक्सीजन इज द लास्ट प्रोडक्ट। तो ये भी ध्यान में रखना। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, होल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। क्योंकि वाटर स्प्रेडिंग रिएक्शन नहीं होगा तो PS2 में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, PS2 में नहीं आएगा तो वो एक्साइड नहीं होगा, तो PS1 नहीं बनेगा, PS1 नहीं बनेगा तो NADH डिहाइड्रोजनेस जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ये नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में तो क्या होता है लेकिन वहाँ पे सिंपल सी चीज़ें, वहाँ पे दूसरे कुछ नहीं होता, तो साइक्लिक। Unlike the photosphorylation where is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for the phosphorylation। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो वहाँ पे लाइट एनर्जी नहीं थी, तो वहाँ पे कैसे ये प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सवाल वहाँ पे बड़ा खड़ा था। सो इन द रिस्पिरेशन इज द स्ट्रेटजी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोसेस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ये क्या है, कैपेबिलिटी है। ठीक है, एंड इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीफॉस्फोराइलेशन। अभी क्या होता है कि होता है, ये तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, सो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज इन सिंथेसाइजिंग ATP विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेसिस। ठीक है, हर 2 वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के लिए जो है वो एक ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो ध्यान में रखना। ठीक है, 3 NADH के लिए 1 ATP, 2 FADH के लिए कितने, 2 ATP। यहाँ पे भी कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस सेम होता है, यहाँ पे भी F0 F1 कॉम्प्लेक्स एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, एंड हायर टू लोअर यहाँ पे भी जो है वो एनर्जी क्रिएशन होती है, जो हमने कल देखा था फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, जो हमने कल देखा था फोटोसिंथेसिस में, तो ये ध्यान में रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। F0 इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन F0 ध्यान में रखो।
एंड जो यहाँ पे चैनल फॉर्म करता है जिसके थ्रू प्रोटॉन जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम द लूमेन टू द स्ट्रोमा. देन पैसेज ऑफ द प्रोटॉन्स थ्रू द चैनल इज कपल्ड विद द कैटालिटिक सेट ऑफ P1 F1 कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ATP. ध्यान में रखो, ठीक है. सो प्रोटॉन्स की कैपेबिलिटी जो है वो कपल की जाती है विद द कैटालिटिक कैपेसिटी ऑफ द F1 कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP. ध्यान में रखो. फॉर ईच ATP कितने यहाँ पे 4H+ आयन जो है पंप होने चाहिए एंड F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना 4H+ आयंस. ठीक है, तो ये पास होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट. देन द रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट. ठीक है, रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग अ नेक्स्ट एंड ग्लाइकोलिसिस एंड फॉर्मिंग अनदर, सो दैट इज अ क्लाइमेट शीट. ठीक है, तो NADH जो सिंथेसिस होता है इन ग्लाइकोलिसिस इट ट्रांसफर टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगोज, वहाँ पे वो अंडरगोज जाता है ऑक्सीडेटिव ट्रांसफर फोटोसिंथेसिस एंड नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज द अदर कंपाउंड. यहाँ पे कोई भी जो है सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो दैट्स हमें पता चलता है कि इसका रोल जो है कहाँ पे रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में ही है. The only glucose is being repaired, no other alternative substances are entering the pulmonary pathway at the intermediate stages. ठीक है, तो ड्यूरिंग द जब हम यहाँ पे इसका कंबशन करेंगे दैट इज ऑफ द NADH, तो वहाँ पे जो है वो सिंपल सी चीज़ है, इंटरमीडिएट स्टेजेस मिलेंगे हमको. ठीक है, नॉट एनी यहाँ पे जो है कोई भी इंटरमीडिएट स्टेजेस नहीं मिलेंगे, सीधा हमको जो आंसर मिलेगा. ठीक है, द ग्लूकोज इज बिंग रिपेयर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सब्सटेंट्स आर एंटरिंग द पाथवे एट एनी कॉस्ट. ठीक है, एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेजेस. सिंपल सी चीज़ है कि भैया रिपेयर हो रहा है. ठीक है, एंड यहाँ पे कोई भी अल्टरनेटिव जो है इसको सही नहीं कर सकता. देयर कैन बी नेट गेन ऑफ 38 ATP, नेट गेन ऑफ 38 ATP ड्यूरिंग द एरोबिक रिस्पिरेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, 36 भी कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना. ठीक है, वर्टिब्री पूछा है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं 38 कर रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट. फर्मेंटेशन occurs only for the partial breakdown of glucose, whereas the aerobic respiration it is the complete डिग्रेडेड टू द CO2 एंड H2. ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया सारी चीज़ें. ठीक है, यहाँ पे 2 ही मॉलिक्यूल्स आते हैं फर्मेंटेशन में. ठीक है, एंड एरोबिक में देखो 36 के आसपास नेट ATP होता है. ठीक है, सो वहीं यहाँ पे जो है बताया गया है इफ द फैटी एसिड्स वे रिस्पायर्ड दे वुड बी द फर्स्ट डिग्रेडेड टू एसिल कोएंजाइम एंड देन एंटर द पाथवे एंड ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग द कन्वर्टेड टू द PGA. मतलब सिंपल चीज़ है, अगर फैट्स में ठीक है एसिल कोएंजाइम होता तो सबसे पहले फैट्स का ही डाइजेशन होता एंड सबसे पहले जो है वो सबस्ट्रेट को ऊपर ला लेता. काफ़ी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सच एज PGAL. देन प्रोटीन्स वुड बी जनरेटेड डिग्रेडेड बाय द प्रोसेस एंड द इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर वुड यू एंटर द पाथवे एट द सेम स्टेज. सिंपल सी चीज़ है विद द क्रेब्स साइकिल और इवन द पायरुवेट टू एसिल कोएंजाइम A. ठीक है, तो वहीं यहाँ पे डीएमाइनेशन की प्रोसेस समझाई गई है. सिंपल सी चीज़ है कि प्रोटीन्स वुड गिव डिग्रेडेड बाय द प्रोटीएसेस. ठीक है, प्रोटीएसेस यूज़ करेंगे तो प्रोटीन डिग्रेडेड हो जाएंगे एंड इंडिविजुअल अमाइनो एसिड जो है वो डिपेंड अपॉन देयर स्ट्रक्चर. ठीक है, वो क्या करेंगे, सिंपल चीज़ें जो है वो हेल्प करेंगे. फैटी एसिड्स वुड बी ब्रोकन डाउन टू द एसिल कोएंजाइम A बिफोर द एंटरिंग द रिस्पिरेटरी पाथवे व्हेन इट्स यूज एज अ सबस्ट्रेट. ठीक है, तो जब ये यूज़ हो जाता है तो ऐसे भी इंसान जो है वो फेंक देते हैं उठा के. ठीक है, तो वैसा भी यही करता है. ठीक है, व्हेन ऑर्गेनिज्म नीड्स सिंथेसाइज फैटी एसिड एसिल कोएंजाइम A वुड बी विथड्रॉन फ्रॉम द रिस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट. And respiratory pathway comes into the picture both the during the breakdown and synthesis of fatty acids. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भैया. फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन एंड इसके टाइम जो है वो यहाँ पे वही तभी जो है वो यहाँ पे फैटी एसिड्स जो है वो एक साथ काम करते हैं. द रिस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन अ बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म. इट वुड बी हेंस बेटर टू कंसिडर द रिस्पिरेटरी पाथवे एज अ एम्फिबोलिक पाथवे. मतलब यहाँ पे सब्सटेंसेस बन रहे भी है, सब्सटेंसेस टूट भी रहे हैं, तो बन भी रहा है टूट भी रहा है. तो दैट्स वाई हम रिस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, इट्स एन एम्फिबोलिक पाथवे. ठीक है, व्हाट इज रिस्पिरेटरी इक्वेशन, कितना CO2, द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम. इसको अपन क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी इक्वेशन बोलते हैं और रिस्पिरेटरी रेशियो बोलते हैं. ठीक है, तो रिस्पिरेटरी इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा यूज किया है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रहेगा ऑलवेज 1. कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रहेगा 1. ठीक है, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 जो है वो यूटिलाइज एंड छोड़ दिए जाते हैं. व्हेन द फैट्स आर यूज इट इज अ लेस देन 1. ये मैच द पेयर वाले MCQ है. ठीक है, तो इट इज़ अराउंड 0.9 के आसपास आ जाएगा, ध्यान में रखो. एंड देन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आप देखोगे. ठीक है, सो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1 बट द प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर बी द रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. ठीक है, एंड वहाँ पे फिर पाल्मिटिक एसिड का कितना आता है मुझे ये बताओ. ठीक है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं तो उसका रिस्पिरेटरी इक्वेशन कितना आता है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे. इससे मुझे पता चलेगा कि तुम लास्ट तक लेक्चर देख रहे हो कि नहीं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिस्पिरेटरी इक्वेशन कितना होता है, पाल्मिटिक एसिड या कोई भी एसिड हो,
उसका रिस्पेक्टिव क्वेश्चन कितना होता है ये तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलो डायग्राम लुक ओवर कर लेते हैं। दिस इज अ कैल्विन साइकिल, ठीक है। राइबोलोजिस फॉस्फेट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, ये कल ही हमने देखा था। ये कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट रिडक्शन, ट्रायस फॉस्फेट रिजेनेशन फॉर्म कर रहा है, ये छोड़ दो, ठीक है। ये C4 पाथवे ये कल हमने देखा था, ठीक है। तो ये बंडल शीथ सेल्स है एंड यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये छोड़ दो। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो एटीपी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फेज, फ्रुक्टोज टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखोगे निकल कहाँ से रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे जब यहाँ पे 1,3 20 फॉस्फोग्लिसराइड से 3 फॉस्फोग्लिसराइड फॉर्म कर रहा है, मतलब 7 स्टेप में, ठीक है। एंड 10 स्टेप में जब पायरुवेट फॉर्म हो रहा है तभी यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, तभी बन रहा है। तो ये ध्यान में रखो, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, कौन से स्टेप में बन रहा है, कौन से स्टेप में नहीं बन रहा है। ये ईटीएस है, यहाँ पे देखो दिस शुड बी द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1, ठीक है। 2 क्या आ जाएगा, FADH डिहाइड्रोजनेज आ जाएगा, ठीक है। दैट इज 2 क्या आ जाएगा, दैट इज अ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे 4 देखो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज आ जाएगा यहाँ पे। एंड 5th आसपास जो है वही यहाँ पे A3 आ जाएगा एंड वहाँ पे मेटाबॉलिक ऑक्सीजन भी आ जाएगा, ठीक है। देन एनर्बिक पाथवे यहाँ पे आप देख सकते हो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे इसके साथ CO2 फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे जो इथेनॉल फॉर्म हो रहा है उसके साथ CO2 फॉर्म हो रहा है, दोनों भी फर्मेंटेशन से प्रोसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। दिस इज द F0 कॉम्प्लेक्स, F1 कॉम्प्लेक्स, 2H+ के लिए यहाँ पे जो है क्या होता है, सिंपल सी लिए 1 ATP रिड्यूस होता है। मैंने शायद ऊपर तुमको बता दिया है कि 4H+ के लिए वहाँ पे, ठीक है। तो 2H+ के लिए वहाँ पे 1 ATP, ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। तो वो करेक्शन कर लेना। एंड सिट्रिक एसिड साइकिल वहीं पे यहाँ पे देखो एसिडिल कोएंजाइम आ रहा है, लिंक रिएक्शन बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। यहाँ पे भी NADH2 सिंथेसाइज हो रहा है एंड यहाँ पे फिर सिट्रिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटाराइड 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे GTP फॉर्मेशन हो रहा है 2 SS के बीच में, सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड सक्सिनिक एसिड के बीच में GTP फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। FADH2 यहाँ पे देखो फ्यूमारेट एंड मैलिक एसिड के बीच में, FM के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन। एंड NADH2 यहाँ पे देखो सिट्रिक एसिड टू अल्फा कीटो, देन यहाँ पे जो है वो अल्फा कीटो टू सक्सिनल कोएंजाइम है एंड मैलिक एसिड ऑक्सिनिक एसिड जो है फॉर्म होता है, ठीक है। फैट कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, एसिडिल कोएंजाइम में एंटर कर रहे हैं या फिर डैप में एंटर कर रहे हैं। प्रोटीन सब में एंटर करता है, सब्सट्रेट पायरुविक एसिड, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एंड वही यहाँ पे जो है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है। तो होप तुमको सेशन एकदम रैपिडली किया है मैंने, तो पसंद आया होगा तो भैया चैनल पे नए हो तो एक तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो एंड बायो कट्टा ऐप भी जो है वो क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कल हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लास्ट चैप्टर ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद गाइस। कमेंट भी करना कैसा लगा।